And Jai Hind student, let's begin on a simple and important topic called as public finance. हाँ, public मतलब public authority मतलब government, finance मतलब funds. हाँ, availability of funds and utilization of funds, इसे कहते हैं public finance. चलिए बहुत डिटेल में जानेंगे आज ये चैप्टर को में पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए बिगिन करते हैं। पूरे लेसन को एंड तक देखिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं भी पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा चैप्टर आपके पास इसी में जगह अवेलेबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है। तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज हो रहा है एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन अनदर। आम भाषा में बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा किया गया सारा कमाई का जरिया और खर्च का जरिया अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए, कहां से गवर्नमेंट फंड्स अरेंज कर रही है, कहां गवर्नमेंट फंड्स इस्तेमाल कर रही है, स्पेंड कर रही है, इन सब का लेखा जोखा है पब्लिक फाइनेंस। आइए समझते हैं पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूडिंग है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर पब्लिक रेवेन्यू आता है, इसका मतलब है सरकार की कमाई। पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब गवर्नमेंट द्वारा किए गए खर्चे। हाँ भाई, जो रोड बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सब ये सरकार के एक्सपेंडिचर हैं। और जो गवर्नमेंट पे जॉब कर रहे हैं, हाँ, वो जो रेलवे चला रहे हैं, रेलवे मेंटेन कर रहे हैं, वो सब आएगा एक्सपेंडिचर में। और क्या आएगा? पब्लिक डेब्ट्स, डेब्ट्स बोरोइंग्स, लोन्स, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया फंड्स, अब वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये सब पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। और क्या आएगा? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात फंड्स का मैनेजमेंट, बजट बनाना, फिस्कल पॉलिसी बनाना और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड फिस्कल पॉलिसी बनाना, ये सब पार्ट है पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब है पब्लिक फाइनेंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। हाँ, जब आप थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाएंगे, इवन आप जब आगे ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको एक एक सब्जेक्ट एज अ पब्लिक फाइनेंस मिलेगा। अभी तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको पूरी एक बुक लग जाएगी पब्लिक फाइनेंस पर। तो आज हम बिगिन करने जा रहे हैं इसका एक बेसिक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस समझना क्यों जरूरी है। पब्लिक फाइनेंस हेल्प करता है पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझने में, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का रोटेशन ऑफ फंड्स बताता है, कहां फंड्स इकोनॉमी में आ रहे हैं और कहां इकोनॉमी में फंड्स जा रहे हैं। और क्या करता है? हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द स्टेट, अर्थात फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट शब्द आए तो समझ जाइए सरकार, गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक मतलब आपका और मेरा नहीं, तुम और मैं तो हमेशा चादर में रह के काम करते। हमारा आपका जो फाइनेंस का तरीका है वो गवर्नमेंट से एकदम अलग है। हाँ, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, पब्लिक में मतलब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। तो हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझने में। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। हाँ, जो फाइनेंस आपका और मेरा चल रहा है एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं और आप प्राइवेट फाइनेंस कर रहे हैं, हमारे घर वाले प्राइवेट फाइनेंस कर रहे हैं, और सरकार पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्राइवेट फाइनेंस तो ऑब्वियस सी बात है नैरो सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस इज बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। देखिए, जब भी सरकार काम करेगी तो सबका भला, सर्वदा भला करेगी, जबकि प्राइवेट फाइनेंस जब भी बात होगी तो इंडिविजुअल सिर्फ सोचेगा मेरा कहां वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, आइए और एक पॉइंट्स वाइज भी डिफरेंस देखते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल एडजस्ट करता है अपनी स्पेंडिंग को अपने इनकम के अकॉर्डिंग। ध्यान से वर्ड सुनिए, पहले वो इनकम करता है फिर स्पेंडिंग करता है। ये प्राइवेट की खास बात है, पहले हम कमाते हैं फिर खर्चा करते हैं, अर्थात अपने खर्चों को अपने इनकम के विदिन रखना चाहते हैं। ये हमारी पहचान है प्राइवेट की। अच्छा, पब्लिक में उल्टा होता है। पब्लिक में पहले सरकार खर्चे कर देती है, पहले प्लान कर लेती कि कहां कहां खर्चे करेंगे, बाद में कमाई का रास्ता सोचती। ठीक रिवर्स। और डिफरेंस देखते हैं, प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचता है, जबकि पब्लिक अर्थात गवर्नमेंट सोचती है वेलफेयर के लिए। प्राइवेट जब स्पेंड करता है तो अपनी इनकम से हमेशा कम स्पेंड करता है और कुछ ना कुछ बचत करके रखता है। हाँ, कहते हैं ना, चादर में रहकर वो क्या करता है, पैर फैलाता है।
सरकार उल्टा सोचती है, वो हमेशा चादर से पैर बाहर निकाल देती है, अक्सर डेफिसिट में रहती है। डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा होती है सरकार के और कमाई कम होती है। हाँ, सरकार के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं फंड्स अरेंज करने के लिए। थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देगी, अपने आप ही सरकार की कमाई हो जाएगी। क्या कहते हो? या नए नोट छाप देगी, सबसे आसान है। बट ये आप और मैं नहीं कर सकते, है ना। प्राइवेट, एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल मैं और आप ये नहीं कर सकते। प्राइवेट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस सीक्रेटली करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं। जबकि पब्लिक पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है ना, कोई भी देख सकता है। इवन सरकार खुद पब्लिकली छापती है बजट ऑफ द गवर्नमेंट, अपने स्पेंडिंग्स और इनकम्स का एस्टीमेट पब्लिक को देती है। हाँ, इंटरनेट पे अवेलेबल है आप। आइए अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है कमाई, सोर्स। हाँ, वैसे सरकार के जहां जहां से इनकम आ रही है उन सारे सोर्सेस की कमाई को कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक इनकम। इनकम बोले तो कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है ना। आगे आता है सरकार का सबसे पहला सोर्स ऑफ कमाई है टैक्स रेवेन्यू। हाँ, वैसे दो हेडिंग अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए पहले टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो पीपल पर इम्पोज किया गया है, कंपनी पे लगाया गया है, सरकार द्वारा लगाया गया है, और इससे सरकार जो पैसा पाती है वो कॉमन वेलफेयर में, हाँ पब्लिक वेलफेयर में उस पैसे को क्या करती है सरकार? स्पेंड करती है। कुछ और भी सरकार के टैक्स के अलावा इनकम है, वो है कमर्शियल रेवेन्यूज। सरकार भी बहुत सारी कमर्शियल सर्विसेज दे रही है। कमर्शियल मतलब ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट काम कर रही है जिसमें लोगों को अपनी सर्विसेज बेच रही है, गुड्स बेच रही है। तो ऐसे कौन से काम है जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है जिसके लिए वो लोगों से पैसा लेती है, प्राइस लेती है, टैक्स नहीं लेती है? ध्यान से सुनिएगा, टैक्स तो कंपलसरी है जिसके बदले सरकार कुछ देती नहीं है। अगर सरकार ने इनकम टैक्स लिया तो क्या दिया आपको? क्या घर बना के दे दिया क्या? नहीं नहीं नहीं। बट प्राइस में सरकार आपको क्या कर रही है? कोई गुड्स या कोई सर्विस दे रही है। अब कहेंगे सर कौन सा प्राइस ले रही है सरकार हमसे? तो अगर आप पोस्ट ऑफिस कभी गए हो, हाँ पोस्ट ऑफिस गए हो तो आपको पोस्टेज स्टैम्प चाहिए, स्पीड पोस्ट कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आपने कुछ सर्विस ली और आपने प्राइस पे किया, टैक्स नहीं पे किया। या रेलवे से आप कहीं जा रहे हैं तो रेलवे की टिकट तो लोगे ना, तो सरकार को मिला क्या? प्राइस मिला। सरकार ने आपको सर्विस दी, रेलवे सर्विस दी। सिमिलरली इरिगेशन चार्जेस है, या लिकर खरीदने पर लिकर का जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, स्टॉक बना रखा है, उसमें से लिकर दे देती है गवर्नमेंट। हो गया। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं, प्राइस और टैक्स में। समझ में आ गया? कमर्शियल रेवेन्यू, प्राइस, और कंपल्सरी पेमेंट टैक्स, है ना डिफरेंस। आइए पहला तो कंपल्सरी पेमेंट है, और मैंने कहा प्राइस एक कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। जब आप सर्विस लेंगे, सरकार से गुड्स खरीदेंगे तो पैसा देंगे, नहीं लेंगे, भाई हम रेलवे में नहीं जाना चाहते हैं तो हम रेलवे का पैसा क्यों भरेंगे, टिकट क्यों खरीदेंगे? नहीं लेंगे। समझ गया ना। पर टैक्स क्या है? मैंने कहा कंपलसरी है, आप रेलवे में जाइए मत जाइए, सरकार ने लगा दिया इनकम टैक्स और आपकी इनकम उस टैक्स लिमिट के ऊपर आ रही है, चुपचाप भर दीजिए, चाहे आप रेलवे से जाते हो नहीं जाते हो। तो ये कंपलसरी पेमेंट है, हर एक टैक्स पेयर को देना है। प्राइस के बदले आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपको डायरेक्टली कोई गुड या कोई सर्विस मिल रही है, और टैक्स के बदले आपको नो करस्पॉन्डिंग बेनिफिट। हम इसे कहते हैं नो क्विड प्रो क्यू। क्या? नो क्विड प्रो क्यू, नथिंग इन रिटर्न। टैक्स के बदले कुछ मिलता नहीं है, पर क्या करें, सरकार का कानून है, हम नहीं देंगे तो हमारे पर पेनल्टी लगेगी, हाँ लीगल एक्शन मेरे खिलाफ लिया जा सकता है, इसीलिए देना मजबूर। प्राइस पे करते हैं, और एज अ कंज्यूमर हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूमर हैं गवर्नमेंट के, जब हम सरकार को प्राइस दे करके सामान खरीद रहे हैं। रेलवे का हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट के हम कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। बट मैंने कहा जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम एक टैक्स पेयर हैं, कंज्यूमर नहीं है। हाँ, हमें टैक्स देना है। अब मैं श्योर हूं कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया प्राइस और टैक्स में। चलिए और रेवेन्यूज की सरकार के रास्ते बताता हूं, और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, हम कह सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। सर ये क्या होता है? सरकार और बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे सरकार को पेमेंट करना होता है फीस के रूप में,
क्या आपने अपनी गाड़ी का चालान कटा है? कहेंगे सर नहीं कटा है। कटा होगा तो उस पर फाइन लगा होगा, है ना? तो फाइन भी एक तरह का पेमेंट कर रहे हैं। अगर कभी आपने कोर्ट में, हाँ कोर्ट में अगर किसी के खिलाफ केस करना होता है, कोर्ट की फीस। कभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, हाँ गन के लाइसेंस के, तो लाइसेंस लग जाती है। तो कई जगह पे सरकार क्या कर रही है, आपसे फी ले रही है। आइए, फी एक पेमेंट है जो कि सरकार आपको स्पेशल सर्विस दे रही है। क्या स्पेशल सर्विस दे रही है? उस सर्विस को रिसीव करने के लिए, आपको उस बेनिफिट को पाने के लिए सरकार को फी, मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, कोर्ट फीस। दूसरा लाइसेंस फी, इसी फी का एक टाइप है, जब सरकार से आप किसी काम का परमिशन लेते हैं। याद रखिएगा, सरकार आपको ऐसा काम करने का परमिशन दे रही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी फॉर द मोटरसाइकिल या लाइसेंस फॉर द गन्स। आपको पता ही है हमारे देश में गन रखने का अनुमति तभी है जब आपके पास गन का लाइसेंस हो, ठीक है ना? तो सरकार को पैसा जमा करिए। और फाइन एंड पेनल्टीज का भी मैंने एग्जांपल दिया। फाइन एंड पेनल्टीज क्यों, बड़े सोर्स तो नहीं होते हैं, बट जैसे किसी ने ट्रैफिक के रूल तोड़ दिए, आजकल तो चालान वैसे ही बहुत आसानी से कट जा रहा है। घर बैठे बैठे ही तुम्हारे पास चालान का कागज पहुंच जा रहा है, क्योंकि सारे तरफ कैमरेज लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में। अगर कहीं आपने ट्रैफिक सिग्नल की लाइट तोड़ी, घर पे चालान पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं, आपके घर में कभी चालान आया कि नहीं आया? हाँ, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल्स मत तोड़िएगा, क्योंकि अब वो या तो पास से खींच लेंगे, अगर आपने कहीं रॉन्ग जगह पार्किंग कर ली है, जाके आपकी गाड़ी का क्या करेंगे, वो नंबर खींच लेंगे और आपको चालान भेज देंगे। कभी सोचा है कैसे भेज देंगे वो चालान? कैसे भेज देंगे वो फाइन और पेनल्टीज आपके घर पे? नहीं मालूम है कि आपकी गाड़ी के नंबर से आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर सब रजिस्टर्ड है। तो बस एक ऐप के माध्यम से क्या हो जाएगा, आप भी पता कर सकते हैं। सच में आप भी पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी किसके नाम है, रजिस्टर्ड किसके नाम है। और सरकार के लिए तो सब बहुत आसान है, क्योंकि वो तो खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रही है। चलिए, कई बार सरकार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूवमेंट कराती है। फॉर एग्जांपल, कहीं कोई नया मेट्रो प्रोजेक्ट लग रहा है, हाँ उस इलाके में कोई नया मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, कोई बस स्टैंड बनने वाला है, कोई भी ऐसा बड़ा मेजर प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो क्या होगा, उस पूरे एरिया की क्या हो जाएगी, हाँ उस वहाँ अगर आपका घर होगा जहाँ पे मेट्रो स्टेशन एंड हो रहा है, जहाँ मेट्रो टर्मिनल बने हैं, सोचिए कितना मज़ेदार होगा। आपके घर की कीमत तो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्रोविजन ऑफ लाइटिंग, प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज, या मैंने कहा कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज की वजह से, तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की राइज हो जाएगी कीमत। सरकार उस केस में उन लोगों से थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा टैक्स ले लेगी, नाम है स्पेशल असेस। स्पेशल टैक्स है, सबसे नहीं लेगी। किनसे लेगी? जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है उन्हीं से ये टैक्स। हाँ चलिए, और टाइप देखें, इसी के अंदर है फोरफीचर, मतलब जब्त कर लेना। क्या? जब्त कर लेना। नॉर्मली सरकार किसी को बेवजह तो जब्त नहीं करती है, पर जब किसी पर कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी है, किसी ने कोई लीगल काम नहीं किया, हाँ सरकार ने उसके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, फोरफीचर कर दिया। कई अपराधियों का भी, हाँ कई क्रिमिनल्स का भी सरकार प्रॉपर्टी क्या करती है, फोरफीट कर लेती है, हिंदी बोले तो जब्त कर लेती है। ये भी एक सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स के अंदर आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये इनकम आ रही है। और एक और है, सबसे लास्ट टाइप है एसचीट। हाँ, इसमें सरकार चीटिंग नहीं कर रही है, ये मत सोचिए सरकार चीटिंग कर रही है। एसचीट मतलब एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट उन लोगों से ले रही है जिनका कोई नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मर गया जिसका ना अगाड़ी है ना पिछाड़ी है, अर्थात देयर इज नो बडी, नो वन टू टेक केयर ऑफ द असेट्स, तो जिसका कोई नहीं उसका सरकार, सीधा सा रूल है, तो उसके सारे बैंक बैलेंस, उसके सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, सरकार को मिल जाएगी, क्योंकि उसका कोई लीगल सक्सेसर नहीं है। हाँ ऐसा तो खैर मैंने कहा, ऐसे लोगों के रिश्तेदार तो सब लोग बन जाते हैं जो पैसे वाले हैं, सरकार के आने से पहले कोई और सरकार बन जाता है, बट रियली में ऐसा हो सकता है। हम इसे कहते हैं एसजी। चलिए, अब अगले एक एक हेडिंग को बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया सरकार को एक कंपलसरी पेमेंट देना होता है, इंडिविजुअल्स को देना होता है, कंपनीज को देना होता है।
और ये पेमेंट सरकार वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर ले, हम इसे कहते हैं टैक्स। अब टैक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, हाँ बहुत कॉमन चीजें आपको पता है, बस एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला है ये कंपलसरी है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है कि टैक्स दें कि नहीं दें। टैक्स लगा है, आप पे इम्पोज हुआ है, आपको देना पड़ेगा। दूसरा, ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। पर्सनल मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब है somebody who has to pay tax, somebody who is under the taxable limit has to pay tax. He cannot divert or divulge or move away from it. नहीं, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, आप कुछ भी करिए, हाँ आप कुछ भी करिए, टैक्स दीजिए। दूसरा है, टैक्स का पैसा सरकार किस काम में लगा रही होती है? किसी सोशल वेलफेयर के काम में लगा रही है। क्या लगता है, जो ये सरकार मिड डे मील खिलाती है, फ्री में जो हॉस्पिटल्स चला रही है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, हाँ आपके भी शहर में होंगे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या जो सरकार बहुत सारे रोडवेज प्रोजेक्ट्स सब बना रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, ऑर्फनेजेस चल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है इन सब का पैसा? कभी सोचा है? ये आपका और मेरा, जी मेरा और आपका जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार उसमें लगा दे। समझ गए ना? ये जो कोरोना काल आया, सरकार ने बहुत लंबे समय तक लोगों को फ्री अनाज दिया। इवन आज तक मुझे सुना है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है, हाँ जो गरीब लोग होते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, उनको आज भी राशन मुफ्त मिल रहा है। पता है कि नहीं आपको? पूरी फैमिली का राशन मुफ्त। सरकार कहां से पैसा ला रही है? यही आपका और मेरा टैक्स का। ठीक है, तो जनरल वेलफेयर में सरकार यूज कर देती है टैक्स के पैसे को। नो क्विड प्रो क्यू, मैंने पहले ही बताया था इस पॉइंट को। बदले में आप टैक्स देने पर सरकार से ये नहीं कह सकते कि मुझे सर्विसेज दीजिए। अब सोचिए, इमेजिन करिए, अक्षय, हम सुना है ना, हाँ अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में साइन कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। लेट्स अज्यूम करते हैं कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है फिल्म इंडस्ट्री का। एग्जाम्पल है, मैं ऐसा आई डोंट नो एग्जैक्टली, है ना? तो अब अक्षय कुमार सरकार को कहे, सुनिए मैं आपको सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, ऐसा करें मेरे घर की जो सामने वाली रोड है थोड़ा रोड चौड़ी करवा दीजिए। क्या कहते हैं, सरकार कर देगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स आपको कंपल्सरी देना है, रिटर्न में आप उसके बदले सरकार से कुछ मांग नहीं। ठीक है ना? क्योंकि ये कमर्शियल सर्विस नहीं है। ठीक है ना? सरकार कोई सामान नहीं बेच रही, बल्कि आप पे क्या कर रही है, अपना नियम लगा रही है, नियम थोप रही है आप पर। अब क्लियर हो गया? ये एक रेगुलर पेमेंट करना होता है, याद रखिएगा, टैक्स का पेमेंट रेगुलरली करते रहना पड़ता है। अभी तक हमने समझा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए अब समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस। बातें की है टैक्स का देश के प्रति क्या इंपॉर्टेंस। इमेजिन करिए कोई ऐसा देश जहां कोई टैक्स ना लगता हो। हाँ, कोई ऐसा देश है क्या? हाँ भाई है। कुछ कंट्रीज जिन्हें हम टैक्स हेवन के नाम से कहते हैं, वहां पर इनकम टैक्स नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि कोई टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ टैक्स तो होंगे, पर मैं डायरेक्ट टैक्स की ही अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। दुबई में लोग क्यों जाना चाहते हैं? हाँ वहाँ पर दुबई में, ओमान में, हाँ ऐसे बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इसका मतलब है आप कितनी भी इनकम कमाइए, इनकम पे टैक्स नहीं है वहाँ पर और टैक्सेस हैं। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स है, एजुकेशन पे टैक्स है। तो टैक्स चाहिए सरकार को, और सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? सरकार को वेलफेयर के लिए चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकार का टैक्स लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार को बहुत सारे वेलफेयर करने, तो दे नीड इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज के ऐसे बहुत सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिनकी इनकम वेरी वेरी लो है एज कंपेयर टू द एवरेज इनकम, तो उनके वेलफेयर के लिए सरकार को पैसे चाहिए। दूसरा, क्यों चाहिए पैसा सरकार को? क्या काम आता है? रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन। सरकार कुछ चीजों के कंजम्पशन को काबू करना चाहती है। सोचिए, अमीर और अमीर होता जा रहा है, महंगे से महंगी गाड़ियां, महंगे से महंगे मोबाइल बिक जा रहे हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए के मोबाइल जो है चुटकियों में बिक जा रहे हैं। मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा आईफोन 14 क्या प्रो प्लस, और पता लगा लॉन्च होते ही गायब मार्केट से। अरे भाई ये क्या है? तो सरकार इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए क्या कर रही है? पे खूब सारा टैक्स लगा रही है। तो सरकार कुछ चीज़ों के कंजम्पशन पे, कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन को रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा करके उनको काबू में कर सकती
खास करके लिकर, पान मसाला, या मैंने एग्जांपल दिया लग्जरी गुड्स, क्योंकि लग्जरी गुड कौन खरीद रहा है? रिच लोग खरीद रहे हैं, तो सरकार उस पर जानबूझ का और टैक्स लगा रही है, सरकार की आमदनी भी बढ़ जा रही है और उस गुड्स का कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ कम से कम लोग, रिच लोग कर पाते। तो सरकार अपने देश के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने के लिए भी करती है, नॉन एसेंशियल गुड्स से एसेंशियल गुड्स की तरफ डाइवर्ट करने। हाँ भाई, जब लग्जरी गुड्स महंगे होंगे तो लोग कम खरीदेंगे। आता है प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक कंट्रीज। कई बार सरकार जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उन गुड्स पे लगाती है जो विदेशों से। इससे क्या होगा? विदेश से आने वाला सामान, हाँ, फॉरेन कंट्री से आने वाला सामान भारत में महंगा पड़ेगा, और जब महंगा पड़ेगा तो हम भारत का सामान ही खरीदेंगे, क्यों हम विदेशी सामान खरीदेंगे? पता है ना आपको, MI, सैमसंग या रियलमी, सबके मोबाइल मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बन रहे हैं। अब चाइना से इंपोर्ट होके नहीं आ रहे हैं। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि आप चाइना वाला मोबाइल खरीद रहे हैं, ना 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 ना, आप ध्यान से पढ़िए, उसके पीछे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इन इंडस्ट्रीज को भारत में ही खुलवा लिया है। सच में चेक करके देखिए, अपने सैमसंग के फोन को चेक करके देखिए, तो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार फॉरेन से गुड्स खरीदने की बजाय फॉरेन की इंडस्ट्रीज को भारत में लगने का, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्रीज का आउटपुट यहाँ से बन करके पूरे वर्ल्ड ओवर जाए। आपको पता होना चाहिए आईफोन भी इंडिया में बन रहे, इसकी फैक्ट्री इंडिया में तमिलनाडु में लग चुकी, बहुत जल्दी आईफोन सस्ते हो जाएंगे। हाँ भाई, इंडिया में बनेगा। और क्या करती है सरकार? क्यों लेती है टैक्स? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को दूर कर, ये क्या होता है? अमीरी गरीबी के फासले को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा टैक्सेस ज़्यादा किस पे लग रहे हैं, खास करके डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहे हैं? अमीर पे लग रहे हैं, ताकि अमीरों पे प्रोग्रेसिव इनकम से, अर्थात हायर इनकम वालों को और ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, बिकॉज दे आर एबल टू पे मोर, और वो कमाई जो मिल रही है सरकार उसको वेलफेयर में स्पेंड कर दे। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा रहे हैं, जिसमें हैवी टैक्स ऑन रिच एंड लो टैक्स या नो टैक्स ऑन पुअर। और सरकार लग्जरी गुड्स पे भी टैक्स लगा रही है, मैंने पहले ही बताया। ये तरीका है सरकार का देश को चलाने का। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सरकार टैक्स भी इसलिए भी लगाती है क्योंकि सरकार को सेविंग्स कराए, सरकार को कैपिटल फॉर्मेशन कराए। जो भी सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट यूज करती है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे, मतलब नए रोड्स बनाने में, हाँ, नया पावर हाउस बनाने में। बन रहे हैं ना नए सड़कें, आप देखिए अपने घर के बाहर जरा हाईवे पे निकलिए तो देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन चुकी हैं। गए हैं कि नहीं आप कभी? आप जरा अपने घर से दूर जहाँ हाईवे पड़ता है, हाँ, नेशनल हाईवे, जरा कभी निकल के देखिए हाईवे में क्या चौड़ी चौड़े बड़ी खूबसूरत सड़कें बन गई हैं। अरे भाई, कैसे बन गई? इसी टैक्स के पैसे से। और इनसे फ़ायदा क्या मिलेगा? इनसे फ़ायदा मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो आपके शहरों में, आपके प्रदेश में इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार पैदा होगा, इनकम पैदा होगी, और फर्दर क्या होगा? लोग और इन्वेस्ट, और ये एक साइकिल चल जाए। नेक्स्ट, टैक्स जरूरी है प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन। सरकार देखती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार टैक्स लगा देती, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स लगा देती, ताकि जिनके पास ज़्यादा इनकम है वह टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा हो जाए। अब उनकी स्पेंडिंग हो जाएगी कम, तो जब मार्केट में वो खरीदेंगे ही कम, क्या हो जाएगा? प्राइस फॉल हो जाएगा। हाँ, एक तरीका है सरकार का ये भी, है ना। सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? महंगा कर देती है गुड्स, और दूसरा वो उन चीज़ों को महंगा करती है जो अमीर आदमी खरीद, और दूसरा मैंने कहा अमीरों पर ही टैक्स लगा, भरो टैक्स। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन कर सकती है सरकार, टैक्स का बेनिफिट्स बैकवर्ड रीजन को भी दे सकती है, अर्थात जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैकवर्ड रीजन में, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां इंडस्ट्रीज खुलना चाहते हैं, सरकार वहां पे क्या करती है कि आइए वहां खोलिए, 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स नहीं, 5 साल तक लैंड टैक्स, वहां 5 तक का फ्री बिजली दे देंगे, तो इंडस्ट्रीज वहां खुलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो जाए, और ओवरऑल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इस पर डिपेंड। याद रखिएगा, देश में जितने भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं उन सब की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस टैक्स के बेसिस पे बढ़ाई घटाई जा सकती है। हाँ, 3 सेक्टर्स काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी।
सरकार जिस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है बस उस सेक्टर का टैक्स क्या करे, हाँ घटा दे, खत्म। तो ये दिए हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द टैक्स। याद रखिएगा हर सरकार बहुत समझदारी से इस पूरे टैक्स सिस्टम का यूज करती है ताकि वो देश की इकोनॉमी को क्या करे, अच्छे से संभाल पाए। अब टाइप्स ऑफ टैक्स समझेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ टैक्स, सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं, रेट ऑफ टैक्स मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्स चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है पर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है, ये है इनकम और ये है रेट ऑफ टैक्स। इनकम आपकी 10,000 है, रेट ऑफ टैक्स 10%। इनकम आपकी 20,000 है, इनकम आपकी 30,000 है। क्या चल रहा है, इसी को कह रहे हैं प्रपोर्शनल। समझ गए? तो ये ज्यादातर मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे देश में है जितने भी, हाँ जो जीएसटी है हमारे देश में, वो इस सब पे सेम टैक्स है। अब वो अमीर खरीदे गरीब खरीदे उस सामान को, सोचिए पार्ले जी है 10% फॉर एग्जांपल टैक्स है। अब एक अमीर आदमी खरीद रहा है पार्ले जी तो भी 10% उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, गरीब खरीदे। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। हाँ, ये हमारे देश के टैक्स की पहचान है। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल से फिर से दिखाता हूं, ये रही इनकम और ये रहा रेट ऑफ टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, इनकम है 10,000, टैक्स है 10%। इनकम हो गई डबल 20,000 पर रेट हो गया 15%। इनकम हो गई 30,000, रेट हो गया, क्या हो रहा है, हायर द इनकम हायर इज द टैक्स का परसेंट। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का फायदा क्या मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो पाएगी, क्योंकि दोज हु हैव हायर कैपेसिटी टू पे टैक्स आर बीइंग पेइंग टैक्स एक्स्ट्रा। हाँ, इक्विटी नहीं, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी में क्या होता है, जो ज्यादा क्षमता रखते हैं पैसा देने की, भाई ज्यादा कमा रहे हैं तो उसके पास ज्यादा क्षमता है टैक्स देने की, उन्हीं को ज्यादा टैक्स देना, ठीक है ना। अब आता है रिग्रेसिव टैक्स। इसमें रेट ऑफ टैक्स उल्टा डिक्रीज कर जाता। ये देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये इनकम है और ये रेट है। इनकम है 10,000, रेट है 10%, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम हो गई 20,000, रेट हो गया 8%। इनकम हो गई 30,000, रेट हो गया 6%। क्या हमारे देश में है ऐसा? डोंट वरी, हमारे देश में ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव नहीं है हमारे देश में। रिग्रेसिव में क्या हो जाएगा, और इनइक्वालिटीज बढ़ जाएगी, अमीर और मजेदार हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, अमीर को कम टैक्स देना पड़ रहा है, हर आदमी अपनी इनकम बढ़ा बढ़ा के बताएगा। जो 10 भी कमाता है कहेगा नहीं नहीं हम तो 30,000 कमाते हैं, क्योंकि 6% टैक्स देना पड़ेगा। समझ गया ना? तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है डिग्रेसिव टैक्सेशन। हाँ, ये बहुत कॉमन है हमारे देश। डिग्रेसिव सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखिए। डिग्रेसिव सिस्टम में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, रेट ऑफ टैक्स तो इंक्रीज। बात सही है। इनकम है 10,000, मैंने कहा रेट है 10% पर एनम। इनकम हो गई 20,000, रेट हो गया 50। इनकम हो गई 30,000, रेट हो गया 20%। पर इनकम हो गई 40,000 एंड अबव, रेट अभी भी परसेंट। तो क्या हुआ, रेट की कैपिंग हो गई, रेट की अपर लिमिट फिक्स हो गई कि इसके बियॉन्ड रेट नहीं होगा। हमारे देश में इनकम टैक्स, हाँ मैं भारत की बात कर रहा हूं, हमारे देश में इनकम टैक्स जो है वो डिग्रेसिव सिस्टम, जिसमें रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज तो करता है बट ओनली आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, देन इट बिकम्स स्टैग्नेंट, अर्थात फिर रेट चेंज नहीं होता। समझ गया ना? हमारे देश में इनकम टैक्स ऐसा ही है। आइए बात आइए इनकम टैक्स की, तो मिलते हैं डायरेक्ट टैक्स से। ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अर्थात एक ऐसा टैक्स जिसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। सर ये इंसिडेंस इम्पैक्ट अर्थात पेयर ऑफ द टैक्स
बियरर ऑफ द टैक्स इज सेम पर्सन, अर्थात नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस। तुम पे लगा है इनकम टैक्स, तुम ही दोगे। तुम अपने अपने किराएदार से या अपने किसी कस्टमर से उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डायरेक्ट। क्लियर? आइए, तो दोस टैक्स विच आर बर्डन, विच बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। का बर्डन क्या करता है, जिस पे लगा है वही भरेगा। कहते हैं कि इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन पे होता है, इसीलिए मैंने कहा नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, पेयरर ऑफ द टैक्स, बेयरर ऑफ द टैक्स, जो पे करेगा, जो बर्दाश्त करेगा टैक्स को, सहेगा, वो एक ही आदमी होगा। एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स। हाँ, जो ज्यादा इनकम कमा रहा है उस पर लगने वाला इनकम टैक्स, उसी तरह से जिसके पास ज्यादा वेल्थ है, धन दौलत खूब है, फैक्ट्रियां हैं, मकान है, बिल्डिंगें हैं करोड़ों रुपए की, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये उन्हीं पे लगेगा जिनके पास, मैंने कहा, प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स है, इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी और पे पास ऑन नहीं कर। ठीक है ना? आइए, इसके मेरिट्स, इनकम टैक्स समझ करके दिमाग में हेडिंग बैठा लीजिए और इनकम टैक्स को सोचिए और मेरिट सोचिए। सबसे बड़ा मेरिट है डायरेक्ट टैक्स का, इक्विटेबल होता है। इक्विटेबल मैंने बताया कि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स सब पर अलग अलग है, ये मत सोचिए सब पे एक ही है। क्या है? बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स सब पे इक्विटेबली बटा हुआ है, सेम नहीं है, ये मत सोचिए, क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का, इनकम इंक्रीज होगी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी अब बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास इनकम ज्यादा है। समझ गए ना? दैट इज वाई इनकम इंक्रीज, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज। इससे क्या होगा? इक्विटेबल आएगा, अर्थात अमीर आदमियों से बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को मिल पाए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इस सिस्टम का? सर्टेनिटी। सर्टेन मतलब होता है श्योर। क्या? श्योर। क्या श्योर है इसमें? इस सिस्टम में सरकार को भी पता है कि उसे कितना टैक्स मिलना है, गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट, एंड इवन द टैक्स पेयर नो हाउ मच ही हैज टू पे व्हेन ही। हाँ भाई, हर साल टैक्स का फाइल, टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, कहते हैं ना रिटर्न्स ऑन टैक्स देना पड़ता है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है हमारे देश में, भर दो भैया टैक्स। तो क्या मालूम है, सर्टन है कि कब देना है, व्हेन देना है, हाउ देना है, कैसे देना है, सरकार को भी मालूम है, इसीलिए श्योरिटी है इसमें। अब आता है इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता पड़ना। ये क्या होता है सर? सस्ता मतलब चीप। चीप क्या? चीप है क्या? सस्ता है? चीप कलेक्शन। इनकम टैक्स सब पे नहीं लग रहा है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन पे लग रहा है, कुछ ही लोगों पे लग रहा है जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के बियॉन्ड है। मैं करंट बता दूं रूल। हाँ, इस साल से जो टैक्स का रूल आया है, इनकम टैक्स का रूल आया है, वो ये है कि अगर 7 लाख से नीचे की इनकम है आपकी, कोई टैक्स नहीं। तो जिसकी इनकम 7 लाख से कम है उसे 0 टैक्स देना है, और 7 लाख से ऊपर आएगी इनकम, भरना पड़ेगा टैक्स। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार ने क्या कर रखा है, एक लिमिट बना दी है। अब इसको कलेक्शन सरकार के लिए सस्ता इसलिए है क्योंकि टैक्स कुछ ही लोगों से लेना है, बिकॉज कलेक्शन इज रिलेटिवली लो इन केस ऑफ इनकम। कम ही लोगों से लेना है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीड क्लास से लेना है। अब सैलरी क्लास वालों को तो जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहीं पे इनकम टैक्स कट करके पैसा व्यक्ति को मिल जाता है, सरकार को लेने के लिए टेंशन लेनी। ठीक है, अलग से सरकार को क्या करना है, सेपरेट स्टाफ नहीं चाहिए टैक्स कलेक्ट करना, उसी कंपनी से ही स्टाफ की इनकम टैक्स कट के चले जाते। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। अब डायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल शब्द का मतलब होता है चेंज किए जा सकते। सरकार के पास पूरा पावर है कि चाहे तो इसके टैक्स को बढ़ाए और चाहे तो रेट ऑफ टैक्स घटा दे। पिछले साल रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा था, इस साल सरकार ने, यस करंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ जो चल रहा है, इस साल सरकार ने बजट में टैक्स को रेट कम कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास पावर है पूरा। अब सोचिए देश में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वॉर आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, सरकार बहुत आसानी से अपनी इनकम बढ़ा सकती है। बस क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज। अज्यूम करता हूं कि रेट ऑफ टैक्स 5% है, सरकार इसको बस 10% कर दे, काम खत्म, सरकार के पास बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये रेट
चेंज करने की एबिलिटी सरकार के पास है, जिसकी वजह से ये इलास्टिक है, चेंज करने लायक है। नेक्स्ट है सिविक कॉशियस। हाँ, मतलब जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है, सोचिए आपके पापा इनकम टैक्स भर रहे हैं, हाँ भाई, तो वो जानना चाहते हैं सरकार से कि ये मोदी गवर्नमेंट मेरे पैसे का कर क्या रही है, मैं टैक्स दे रहा हूं, हैं, मेरे पैसे का कर क्या रही है सरकार ये। क्योंकि टैक्स का पिंच महसूस, क्या टैक्स का पिंच महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है टैक्स पेयर को। इससे क्या होगा, इससे वह सरकार को देख काम चेक करेगा, सरकार का पता लगाएगा, हाँ पेपर्स पढ़ेगा, न्यूज़ देखेगा कि क्या कर रही है सरकार हमारे टैक्स से, और वो क्वेश्चन करेगा सरकार से। तो ये बहुत अच्छा है इकॉनमी के लिए, है ना, कि लोग सरकार से क्वेश्चन करें, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जानकारी प्राप्त करें, हाँ कि सरकार कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कहीं फंड का मिसयूज तो नहीं कर रही है। हाँ, वो पूछने का अधिकार रखता है भाई, पीपल के पास राइट है, वो आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं, हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो इससे देश में और जागरूकता, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, टैक्स दे रहे हैं तो पूछेंगे। दूसरा है सिंप्लिसिटी। डायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल होता है, क्यों, क्योंकि एक रेट फिक्स दे दिया है, इतना परसेंट देना है, चुपचाप दे दीजिए, कैलकुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत, बच्चों का काम है भाई, फिक्स है इतना परसेंट टैक्स देना है, काम खत्म, दे दो। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स लगाने से देश में इन्फ्लेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अमीरों पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा, उनकी कंजम्पशन को हम कम कर देंगे टैक्स लगा करके। सरकार जब टैक्स लगाएगी अमीरों पे तो वो अब कम खरीद पाएंगे, क्योंकि उसकी बची हुई इनकम सरकार के पास चले जाए, मार्केट में डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस गिर जाएगी। भाई देखिए प्राइस राइज क्यों करती है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, अर्थात ढेर सारा पैसा कम वस्तुओं को खरीदने के चक्कर में उसका भाव बढ़ा देता है। समझ गए ना, चलिए अब ये क्लियर हो गया। हाँ, दोबारा सुन सकते हो, पॉज करके फिर डायलॉग को दोबारा सुन सकते हो ताकि अब ना भूलोगे इसके। चलिए, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, अगेन रिच और पुअर का गैप दूर करता है, क्योंकि रिच पे लगता है टैक्स और बेनिफिट उस टैक्स का उठा के पुअर को दे दिया जाता है। सिंपल, इनइक्वालिटीज दूर कर देते हैं। क्या अच्छाइयां ही है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में, क्या सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की अच्छाइयां हैं, नहीं, अभी बहुत ऐसी बुराई बताऊंगा जो इनकम टैक्स भरने वालों को लगती है। आइए, क्या बुराई है इस डायरेक्ट टैक्स का, इस इनकम टैक्स का, जिसका मैंने, अनपॉपुलर है, पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत मैं करूं, कमाऊं मैं और टैक्स भी दूं, क्यों भैया, लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि ये टैक्स पिंच करता है, स्पेशली सैलरीज वालों को पिंच करता है। क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत की भाई, तभी तो मैं ज़्यादा कमा पा रहा हूं, तो मुझसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स, ये लोगों की, समझ गया ना, इट इज अनपॉपुलर। नेक्स्ट है इनकन्वीनियंट है। क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स तो देना है, साथ में खूब सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बैंक स्टेटमेंट जमा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जमाना है ना, खूब सारे कैलकुलेशंस करके देने हैं, मतलब आप अकेले नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट दैट यू कैन कैलकुलेट योर इनकम टैक्स, ना ना ना, अपना इनकम टैक्स तो इससे पहले बताया बड़ा सिंपल है, परसेंटेज निकालना सिंपल है, पर ओवरऑल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, ना ना ना, सीए की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए आजकल सीए मार्केट में बहुत डिमांड में है और खूब पैसा कमा रहे हैं सीए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स खूब पैसे कमा रहे हैं सीए बन करके, खूब नोट छाप रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो यही करना जानते, टैक्स की जानकारी रख। तो क्या कहना चाहते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स लमसम में देना पड़ता है, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन देनी होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है, ये एक आम आदमी की बस की चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए एक टिपिकल लॉयर एक्सपर्ट की जरूरत है, सीए की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनकन्वीनियंट। पॉसिबिलिटी ऑफ, ये कैसे होगा, अन्याय क्यों होगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स सब पे इक्वल नहीं पड़ता, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स सरकार डिसाइड करती है और आर्बिट्री डायरेक्ट, आर्बिट्री मतलब होता है अपनी मर्जी से, कभी लगा देगी तो सुपर रिच टैक्स भी लगा देगी, हाँ कभी क्या करेगी, सीनियर टैक्स को, सीनियर सिटीजन टैक्स फ्री कर देगी, सरकार की मर्जी है। तो किसी पे जो रिच भी है उस पर टैक्स नहीं भी लग पाता है कभी कभी, और कभी कभी
कभी कभी रिच नहीं भी है तो भी टैक्स लग जाता है। ये बड़ी बड़ी समस्या, न्याय से अन्याय हो जाता है। नेक्स्ट आता है इवेजन, अर्थात टैक्स न देना या टैक्स से बच जाना। क्योंकि टैक्स पेयर जो है अगर वो ऑनेस्ट नहीं हुआ तो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार को न बताए, तो न बताए कि वो कितना बिजनेस कर रहा है, कितनी इनकम कमा रहा है, तो पेपर्स पूरे क्लियर ना करे, पेपर्स पूरे शो ना करे, तो फ्रॉड कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, और इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स इवेजन पूरा पॉसिबल है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स को आप छुपा सकते हैं, पूरा पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट टैक्स डिस्करेज करता है लोगों को सेविंग करने से, इन्वेस्टमेंट करने से। सोचिए, डायरेक्ट टैक्स मैंने कहा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो ये इनकम, ये वेल्थ, ये जमीन जायदाद मैंने कमाई, मैंने अपने बल पे कमाई, मैंने अपनी खूब मेहनत की, दिन रात तब कमाया, ये सोच रहा है व्यक्ति, और मुझ पे टैक्स लगाया जा रहा है। जाओ, हम अब काम ही नहीं कर, अब तो मेरा काम से मन उचट गया है। क्या कह रहे हैं, डिस्करेज हो गया कि नहीं आदमी? कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार आकर के टैक्स ले रही है, बक हम तो काम ही नहीं करेंगे, अब से बैठे रहेंगे घर में, सोए रहेंगे, जाओ। तो इससे लोगों का मन का उचट जाएगा, सेविंग करना नहीं चाहेंगे, कहेंगे सब पैसा उड़ा दो बक। जब सब पैसा टैक्स में भर देना तो क्या जरूरत है? देखा लोगों के माइंडसेट, तो लोग क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, नापसंद करेंगे। जब उनकी टैक्स का एक बड़ा, इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाएगा, वो काम नहीं करना चाहेंगे और कमाना नहीं चाहेंगे, और जब कमाएंगे नहीं, देश की ग्रोथ, देश में नए गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनेंगे, नई इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी? क्योंकि कोई ना कोई देश में काम कर रहा है, तभी ना ऐसा हो रहा है कि देश में नए गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो उनकी इनकम आनी चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है देश की। ये पॉइंट बहुत बहुत खतरनाक पॉइंट था। नेक्स्ट है इसका स्कोप नैरो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ कुछ ही लोगों पे लगता है, सब पे नहीं लग रहा है, ऑल पॉपुलेशन पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका स्कोप। तो अब उल्टा, अभी तक जितना पढ़ा उसका रिवर्स करने जा रहे हैं, डायरेक्ट बताया ठीक उल्टा करने जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सब कुछ पलट दूंगा। डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स नॉट अलाउड था, डायरेक्ट टैक्स में पेयर एंड बेयरर ऑफ द टैक्स सेम पर्सन था, डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन था। कर दो पलट कर दो पलट, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस अलाउड हो जाएगा, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन हो जाएगा, बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शेयर्ड, है ना, इम्पैक्ट किसी और पर एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स किसी और पर पड़ने वाला है। आइए, ऐसा टैक्स कस्टम ड्यूटी, वैट, पहले लगता था एक्चुअली कस्टम ड्यूटी वैट, है ना, या ये सेल टैक्स, आजकल सरकार ने सबको हटा दिया है। आजकल एक कॉमन टैक्स लगा दिया है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज। आइए इसके मेरिट्स जाने। ये टैक्स सिस्टम बड़ा कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस मतलब होता है बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत छोटा है। आप कोई भी वस्तु खरीद लीजिए, आप पार्ले जी बिस्कुट खरीद लीजिए, आप कोई भी चॉकलेट खरीद लो ना, तुम कैंटीन में गए और कैडबरीज चॉकलेट खरीद लिया, कुरकुरे खरीद लिया, तो सब पे टैक्स ही लगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स लगा है, GST। आप कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, हाँ कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस की, चाहे बैंकिंग की, सब पे आजकल तो स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, रेगुलर इंटरवल में पे करना होता है, जब आप गुड्स खरीदेंगे तो पे करना होता है। इसके लिए बहुत कन्वीनियंट है, इजी है, बर्डन नहीं लगता है किसी एक व्यक्ति को। वाइड कवरेज है क्योंकि लगभग हर तरह के लोगों पे लगता है और हर वस्तु पे लग रहा है। छोटे से छोटा माचिस की डिबिया, यस, मैच बॉक्स पर भी टैक्स है, नमक जो हम खा रहे हैं उस पर भी टैक्स है। तो हर व्यक्ति नमक खाता है, तो सोचिए हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। पर मैंने कहा कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सर वो कैसे? सर नमक पे टैक्स, मैच बॉक्स पे टैक्स, कैडबरीज पे टैक्स, आप बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैंने बताया तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हैं उस पर लगता है टैक्स। लगता किस पर है? जो गुड्स बना रहा है। अब वो टैक्स किससे भरवा लेता है? हाँ, उधर नहीं, इधर भी मुझसे और तुमसे ले लेता है। कैसे? क्योंकि उसके दाम में जोड़ देता है वो, खत्म, सरकार उससे लेती है, इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है, इंसिडेंस तुझ पे और मुझ पे पड़ रहा है। देखा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स।
टैक्स लगा उस पर, उसने शिफ्ट कर दिया तुम पर और मुझ पर। मतलब मैं कंज्यूमर हूं, तुम कंज्यूमर हो, खरीदने जा रहे हैं, भर डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा, हमको पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। समझ गया ना? तो वाइड कवरेज है, हर व्यक्ति पे लग रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी रिक्शा वाला से लेकर के मर्सिडीज वाला, सब पे लगता है वही सेम सेम टैक्स। इलास्टिक है, अगेन सरकार इसका परसेंटेज भी बढ़ा घटा सकती है। सरकार को ज्यादा इनकम कमानी है तो बस रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देगी, सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। नो इवेजन, इस टैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है। इस टैक्स से बचना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि सब पे लगा हुआ है, हर वस्तु पे लगा हुआ है, और वस्तु खरीदोगे तो चुपचाप टैक्स भर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल नॉट कम टू नो, you will not come to know how much tax you are paying. You are simply paying because it is added in the goods and services. होटल में खाना खाने जाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, चुपचाप, हाँ मैकडी में जाओ, बर्गर लिस्ट में दाम में जुड़ा हुआ है टैक्स, आपको पूछना नहीं है, जुड़ के मिलेगा। डाइवर्सिटी, इसका मतलब है अगेन वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा सकती है, चेंज कर सकती है, इससे गवर्नमेंट की अर्निंग भी कंटिन्यूस रहेगी और सफिशिएंट कमाई सरकार कर सकती है। आजकल तो धीरे धीरे सरकार लगभग हर सर्विसेज पे टैक्स लगा रही है। इवन आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, सब पे टैक्स है। एक बहुत अच्छा पॉइंट इसका और भी है, डायरेक्ट टैक्स का एक एडवांटेज ये भी है कि कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज को रोक सकती है सरकार। हार्मफुल कमोडिटीज स्पेशली तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, हाँ शराब, इस पे ज्यादा टैक्स लगा देती है, सिगरेट पे खूब ज्यादा टैक्स लगा देती है ताकि लोग उसको स्मोकिंग कम करें। अरे महंगा होगा, पिएंगे तो मालूम ही है, जानते हैं बाज नहीं आएंगे, कम पिएंगे, क्योंकि उसकी एक बड़ी कमाई उसमें चले जाएगी टैक्स के रूप में। और सरकार क्या करती है, ऐसी चीज़ों को उनका कंजम्पशन कम कराने के लिए इस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज कर देती है। सर वो बंद क्यों नहीं कर देती है, शराब, गुटखा, पान मसाला, है ना, यही पूछना चाह रहे हो ना? सरकार सब चीज़ का कंजम्पशन बंद नहीं करा सकती है, बंद कराने पे एक बहुत विरोध होता है सरकार का, बहुत लोग अगेंस्ट चले जाते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको भी देखना है सरकार को, जो एडिक्टेड हैं, इसके आदी हैं, और ये भी देखना है कि वो अननेसेसरी और बहुत ज्यादा कंजम्पशन न करे। सरकार को थोड़ा सा बैलेंसिंग का काम करना। चलिए, अब तक तो हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ पहले मैंने कहा था सेल्स टैक्स, वैट लगता था, सब खत्म, जीएसटी हो गया सब। ये रिग्रेसिव नेचर का है, ये अनजस्ट है। क्यों? क्योंकि जो नेस्टीज पे लगा टैक्स है, जो घर की ज़रूरत की चीज़ है, मैंने कहा नमक पे लगा है, मैच बॉक्स पे लगा है, छोटी से छोटी चीज़ पे लगा है, साबुन पे लगा है। अब सोचिए हर घर में साबुन चाहिए, हर घर में नमक चाहिए, अमीर भी उतना ही टैक्स दे रहा है, पर अमीर को क्या बर्डन महसूस? जवाब है नहीं। सोचिए पार्ले जी बिस्कुट अमीर भी खाता है, नमक का टाटा नमक का पैकेट अमीर भी खा रहा है, टाटा नमक का पैकेट गरीब रिक्शा वाला भी यूज़ कर रहा है, दोनों को सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लग रहा है। अमीर को तो बर्डन महसूस होगा नहीं क्योंकि उसका तो खूब इनकम है उसको, पर रिक्शा वाले को थोड़ा थोड़ा पैसा भी क्या हो रहा है, अनजस्ट है उसके लिए, रिग्रेसिव है उसके लिए बर्डन है। आइए, इन्फ्लेशन पैदा होता है डायरेक्ट टैक्स की वजह से, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, और जो इसका सप्लायर है, जो इसका प्रोड्यूसर है, वो अपना कॉस्ट पे उस पे दाम, जितना सरकार टैक्स बढ़ाएगी चुपचाप उतना दाम वो और एड ऑन कर दे, काम खत्म, चीज़ें महंगी हो गई। तो बाजार में महंगाई, इन्फ्लेशन, तो सरकार इन्फ्लेशन का कारण है, इसका मतलब साबित होता है, हेंस प्रूव। और प्रॉब्लम क्या है, अनइकोनॉमिकल है, इसका कलेक्शन बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि प्रोड्यूसर हर जगह हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है, इनका कलेक्शन के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, सरकार को बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए इनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो कलेक्शन के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कहते हैं ये एक अनइकोनॉमिकल है, मतलब फायदेमंद नहीं है। सरकार को एग्जांपल देता हूं कि 100 रुपया टैक्स कलेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, पर सरकार को खर्चा कर जाना पड़ जा रहा है 90 रुपया, तो बचा कितना सरकार के पास? हार्डली 10 रुपये, क्योंकि सरकार का एक बड़ा अमाउंट इस टैक्स कलेक्शन में स्पेंड हो जाए। और अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये इसकी कमाई अनसर्टन है, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे गुड्स, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये वस्तु पे लगने वाला टैक्स है, सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है,
तो कोविड काल था फॉर एग्जांपल, लगभग 1 साल के आसपास तो बाजार बंद था। सोचिए जीएसटी सरकार को मिला होगा? नहीं मिला होगा, क्योंकि बाजार बंद था, लोग बाजार में निकल ही नहीं रहे थे खरीदने बेचने के लिए, ना मार्केटिंग कर रहे थे, ना कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कर रहे थे, सिवाय राशन का सामान खरीदने के या दवा खरीदने के। तो यस, तो सरकार की इनकम क्या है इसमें? श्योर, क्योंकि सरकार एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगी कि मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली। मार्केट में डिमांड पे डिपेंड करेगा, वस्तु के खरीदने और बेचने पे डिपेंड करेगा। एक और समस्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से सेविंग्स लोगों की कम होती है, लोग सेविंग करना नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से महंगा पड़ता है चीज़, महंगी हो जाती है तो लोगों के पास कंजम्पशन खर्चे बढ़ जाते हैं। जब आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो क्या बचेगा भैया? समझ गए मतलब कि लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, तो सेविंग्स नहीं हो पा रही है ना लोगों के पास, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से चीजें महंगी हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिविक कॉन्शियस। देखिए डायरेक्ट टैक्स आपको पिंच कर, आपको बुरा लगता है, आपको तकलीफ होती है, आप सरकार के काम पे एग्रेसिवली नोट करने लगते हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार टैक्स ले रही है तो क्या कर रही है, तो इससे सरकार के एक्टिविटीज पे चेक होने लगता है। वो तो अच्छा पॉइंट था, पर इनडायरेक्ट टैक्स को किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि चुपचाप चोरी छिपे आप क्या करते हैं, हाँ, चोरी छिपे सरकार आपसे क्या करती है, टैक्स ले लेती है, आपको पता ही नहीं चलता कितना टैक्स आपने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया, क्योंकि जो वस्तु खरीदी आपने उसमें टैक्स तो ऑलरेडी एडेड है। यू नेवर नो, यू नेवर फील द पेन एंड पिंच। चलो भैया, तो सिविक कॉन्शियसनेस। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को डिफरेंस को एक जगह, अभी तक आपने सारे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स डिमेरिट्स देखे, अब हम देखने जा रहे हैं इसका डिफरेंस एक ही जगह। सबसे पहले मीनिंग बताया, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट, हाँ अगेन पॉइंट लगभग उसी से मिलता जुलता आ रहा है, कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ेगा, डिफरेंट पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स सिविक कॉन्शियसनेस कैलकुलेट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करता है। डायरेक्ट टैक्स लोगों की इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लोगों की एक्सपेंडिचर पे लगता है। देखिए ध्यान से डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स कंपलसरी है, इनडायरेक्ट टैक्स कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, हाँ इसको हटा सकते हो, क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए कैनन्स ऑफ टैक्सिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। ये कैनन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए सबसे पहला कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम कुछ गाइडलाइंस पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। दैट मीन्स ऑल टैक्स हैव सर्टन गाइडलाइंस, जिसको सोच के ये टैक्स सिस्टम डेवलप किया गया है। हमारे भारत के अपने खुद के क्या हैं, एक गाइडलाइंस है जिसके बेस पे बनाए, तो इन्हें गाइडलाइंस को, इन प्रिंसिपल्स को कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। के पापा कौन है? आइए इनके पापा से मिलते हैं। द पापा ऑफ द टैक्स के कैनन्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के पापा हैं एडम पापा। हाँ हाँ, याद करने के लिए कह रहा हूँ, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बताए, रूल्स बताए, और इनके टैक्सेशन के रूल्स आज भी काम आते हैं। 4 कैनन्स बताए इन्होंने, हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो आज भी अप्लाई हो रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ इक्वालिटी, टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो देश में इक्वालिटी लाए। इक्वालिटी मतलब ये नहीं कि सबको एक ही बराबर टैक्स देना, ना ना ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वालिटी सोच के सोचते हैं सबको बराबर टैक्स देना है, रिक्शा वाले को भी टैक्स उतना ही देना जितना जितना मर्सिडीज में वाले को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एवरी पर्सन शुड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नॉट द सेम अमाउंट। मर्सिडीज वाले की एबिलिटी ज्यादा है टैक्स पे करने की, ज्यादा टैक्स देना, रिक्शा वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, पर एबिलिटी कम है, अमाउंट दे, ठीक है ना। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में फॉर एग्जांपल, और मर्सिडीज वाला क्या करेगा, डायरेक्ट टैक्स भी देगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी देगा। समझ गया ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, श्योरिटी, निश्चित होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो टैक्स अगर अनसर्टन हुआ तो बेईमानी हो,
अगर ये श्योर नहीं कि कितना टैक्स देना है, कब देना है, तो करप्शन तो आएगा ही। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंस, इसका मतलब है किसको टैक्स देना है, हु हैज टू बियर द बर्डन, ये पता होना चाहिए श्योर, ताकि हम अपना बर्डन किसी और पर ना सके। और दूसरा, कितना अमाउंट देना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जहां जहां अनसर्टेनिटी होगी वहां करप्शन होगा, वहां डिलेड पेमेंट होगा और वहां इवेजन होगा, वहां टैक्स जमा। ठीक है ना। तो इसीलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि हमें किससे टैक्स लेना है, कब लेना है, और इवन टैक्स पेयर को भी, दोनों को, दोनों दोनों जन जानने चाहिए कितना टैक्स देना है, कब देना है। आइए नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब सस्ता पड़ना। क्या? सस्ता, चीप। क्या सस्ता पड़ना चाहिए? टैक्स का कलेक्शन। टैक्स का कलेक्शन चीप होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकल नहीं हुआ टैक्स का कलेक्शन तो क्या फायदा है? अज्यूम करते हैं सरकार ने 100 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने 100 रुपया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट किया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, पर खर्चा कर दिया 150 रुपये को कलेक्ट करने में। क्या कलमंदी कर दी? 50 पे तो अपने जेब से दे दिया। अच्छा तो टैक्स मत लेते, पब्लिक भी नाराज नहीं होती, चीज़ों के दाम भी नहीं बढ़ते। तो कोशिश यही करनी है एज लो एज पॉसिबल, क्या करना, कलेक्शन के चाल लगने। इट शुड बी इकोनॉमिकल फॉर द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर पर भी बर्डन नहीं होना चाहिए, और उसके पास टैक्स देने के बाद भी पैसे बचे होने चाहिए ताकि उसकी सेविंग्स हार्म्ड ना हो, उसकी विल टू सेव, विल टू इन्वेस्ट खत्म ना हो, वरना वो आगे जाके क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, मेंटली हैरेस्ड हो जाएगा। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, का मतलब है सुविधाजनक। क्या सुविधाजनक होना चाहिए? जिस टाइम पे टैक्स लगा रहे हैं वो कन्वीनियंट होना चाहिए, जिस मैनर से टैक्स लगा रहे हैं वो भी कन्वीनियंट, दोनों चीजें। अब आप सोचिए, एक फार्मर है कि क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए, क्रॉप्स तैयार हैं, मार्केट में सेल हो रहे हैं, अब टैक्स लगाएंगे तो उसको टैक्स देना दोस्त नहीं। एक सैलरीड व्यक्ति है, एक सैलरीड व्यक्ति है जिसको महीने में सैलरी मिलती है, महीने के अंत, तो आप क्या करिए, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ सैलरी टैक्स मांग पे टैक्स। तो क्या ध्यान देना है कि टैक्स कब लगाना है, टैक्स का मैनर क्या होना चाहिए, और टैक्स का टाइम क्या होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट टैक्स फॉर द लैंड रेवेन्यू, किसानों से लेते हैं लैंड रेवेन्यू, इज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब क्रॉप कट हो चुके हों उसके बाद किसानों से लैंड टैक्स मांगो, लगान मांगो, उनको बुरा नहीं लगे, अरे भाई उस समय ताज़ा ताज़ा पैसा है ना। आइए, तो ये 4 हमने कैनन्स पढ़े बाय एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वेस्टेबल नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने 4 हो गए, 4 और पढ़ने वाले हैं कैनन्स। आइए, ये 4 कैनन्स क्या हैं? कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, का मतलब है कि टैक्स ऐसा लगाओ कि टैक्स का रेवेन्यू सफिशिएंट हो, टैक्स से सरकार को अच्छी खासी आमदनी हो, ठीक है ना। टैक्स सरकार को खूब पैसा की बचत दे, टैक्स ऐसा ना हो जिससे प्रोडक्शन डिस्करेज हो। अगर प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो जो रही सही कमाई है वो भी चली जाएगी। तो इट शुड नॉट डिस्करेज द प्रोड्यूसर्स, इट शुड नॉट डिस्करेज द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स। अगर मैं हताश हो जाऊंगा टैक्स भरकर कि अरे छोड़ो बहुत टैक्स लग रहा है, हम तो अब काम ही नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी का लॉस है। सोचिए सारे देशवासी ऐसे ही सोचने लगेंगे जिन पे टैक्स लग रहा है, तो विल टू प्रोड्यूस, विल टू सेव, विल टू कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमी में लो हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। समझ गया ना। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे तब सरकार टैक्स के रेट को बढ़ा और घटा सके। सरकार को कोई इमरजेंसी महसूस हो रही है, कोई ऐसा अर्जेंट वॉर हो गया है, ड्रॉट आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जब फंड्स की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो सरकार टैक्स बढ़ा करके, टैक्स का रेट बढ़ाकर अपना टैक्स बढ़ा सकती बिना ज़्यादा बर्डन दिए, और उल्टा भी कर सकती, घटा भी सकती है, हालांकि घटाती कम है सरकार टैक्स, है ना। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, टैक्स सिस्टम सिंपल हो। टैक्स पेयर क्यों टैक्स नहीं देना चाहता है? क्योंकि आप उससे खूब सारा डॉक्यूमेंट मांगते, उससे बहुत सारा पेपर वर्क कराते हैं, कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको सीए रखना पड़ता है और सीए को भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बताइए,
एक तो आप उसे टैक्स मांग रहे हैं और टैक्स मांगने के लिए भी उसको खूब परेशान कर रहे हैं। क्या वो टैक्स देना चाहेगा? नहीं। इसीलिए ये कैनन बनाया, प्रिंसिपल बनाया गया है कि टैक्स पेयर को इतना सिस्टम आसान कर दो कि उसको टैक्स का नेचर, टैक्स का एम, टैक्स का टाइम ऑफ पेमेंट, टैक्स का मेथड ऑफ पेमेंट, टैक्स का कैलकुलेशन सब सब बच्चे की तरह कैलकुलेट कर ले। उसको बहुत ज़्यादा परेशानी मत करो। एक तो पैसा भी मांग रहे हो उससे और उसको परेशान भी कर रहे हो। कोई नहीं देगा आपको टैक्स। समझ गया ना? तो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होना चाहिए टैक्स सिस्टम। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक प्रिंसिपल है, कैनन ऑफ एक्सपीडेंसी। अब ये क्या होता है? जब आप टैक्स लगाएं तो ऐसा टैक्स लगाएं कि इसके लिए आपको लोगों को समझाना, आपको मतलब गवर्नमेंट को, लोगों को बार बार जाके कि मैंने टैक्स ये वाला ये लगाया नहीं। लोग खुद समझ जाएं, लोग खुद समझ जाएं कि क्यों टैक्स लगाया गया है। ठीक है ना? लोगों का रिएक्शन सरकार के प्रति नेगेटिव। ठीक है ना? लोगों को खुद लगे कि ये टैक्स डिजायरेबल था, लोगों को लगे कि ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने लगाया है। द गवर्नमेंट में नॉट फाइंड इट एक्सपीडेंट टू इम्पोज अ टैक्स। ठीक है ना? ऐसा ना लगे। जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर टैक्स। हमारे देश में एग्रीकल्चर जो ज़्यादा इनकम कमा रहा है, तो खूब एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, तो टैक्स लगना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर, पर हमारे देश में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं। पता है कि नहीं आपको? हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम पे, अरे ये वाला टैक्स मतलब जीरो टैक्स है। बहुत अच्छा नहीं कह रहा था, कह रहा था जीरो टैक्स है। बस सरकार का ये कहना चाहता है कि टैक्स चाहिए। चलिए, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। अगेन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए, एक सिंगल टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि और सोर्सेस से सरकार की कमाई, हाँ वैरायटी ऑफ सरकार के पास क्या हो, रेवेन्यू के सोर्सेज हो और हर तरह के लोगों से टैक्स लिया जा सके। लास्ट कैनन पढ़ने वाला हूं, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, कई सारे लोग टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम आप पे टैक्स लगा रही है, हाउस टैक्स लगा रही है। पता है कि नहीं तुमको? हाँ, जिस मकान में तुम रह रहे हो, जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो, पे हाउस टैक्स लगता है, वाटर टैक्स लगता है, और वो तो आपका शहर लगा रहा है। फिर सीवर टैक्स लगता है, फिर और से बहुत सारे टैक्स हैं, हाउस टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ टैक्स लगा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, इनकम टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगा रही है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगा रही है, एजुकेशन टैक्स लगा रही है। इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या चाहिए, इन सारे लोगों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल बॉडीज़, सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि क्या क्या वो रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स अथॉरिटी, ताकि स्मूथ कलेक्शन। चलिए एक बार फटाफट, फटाफट जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करना जा रहे हैं, जहां से हम समझेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ नाम समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स का कमाई क्या है, इनकम टैक्स। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार, हाँ मतलब मोदी गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस समय एनडीए गवर्नमेंट। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ नॉन टैक्स इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो इंटरेस्ट लेती है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स कमाती है गवर्नमेंट कंपनीज है, रेलवे से इनकम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से इनकम है, कमर्शियल इनकम है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कमाई है। अगेन स्टेट गवर्नमेंट लैंड टैक्स लेती है, हाँ जमीन पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेती है, एस्टेट ड्यूटी लेती है, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल पे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, खूब खूब टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट भी ले रही है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट जैसे रॉयल्टीज फ्रॉम माइंस एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट्री ले रही है, ग्रांट इन एड मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। आइए अब तीन वर्ड जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा था, फैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, है ना, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कीवर्ड पकड़िएगा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स द पर्सन अपॉन विच it is in the first in पहला इंसिडेंस पे पड़ने वाला है, that is person who pays the tax to the government in the first instance bear it। क्या करता है, इम्पैक्ट वो है जिस जो टैक्स बियर करता है,
जो टैक्स पे करता है फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा है इंसिडेंस। हाँ, इंसिडेंस क्या है? मैनी ऑफ द टैक्स विच अल्टीमेटली पेज, जो फाइनली पैसा क्या कर रहा है? पे कर रहा है। याद रखिएगा, द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स हु बियर द डायरेक्ट मनी। फाइनल बर्डन किस पर जा रहा है? वो है इंसिडेंस। जैसे मैंने कहा था, आप खरीद रहे हैं मोबाइल, ठीक है, अज्यूम करते हैं आपने खरीद लिया आईफोन, एग्जांपल है, 1 लाख का आईफोन खरीद लिया, सरकार ने इस पे 20,000 का टैक्स लगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख में जुड़ा हुआ है 20,000। आपने खरीदा से, दुकानदार से खरीदा, दुकानदार आपसे 1 लाख ले रहा है, ठीक है, पर टैक्स तो दुकानदार पे कर 1 लाख रुपए। भर कौन रहा है? तुम। तो तुम पर पड़ रहा है, कंज्यूमर पर पड़ रहा है उसका इंस्टेंस, और इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? प्रोड्यूसर पर, या मैं कहूं सेलर। अब क्लियर हो गया? आइए, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मतलब पासिंग द मनी बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने कहा डायरेक्ट बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट में शिफ्टिंग है। आइए, 2 टर्म हमने पढ़े, इम्पैक्ट पढ़ा, फर्स्ट इंसिडेंस है, ठीक है ना, और दूसरा इंसिडेंस फाइनल बर्डन है। तो ये इनिशियल बर्डन है, स्टार्टिंग बर्डन है, और ये अल्टीमेट या फाइनल बर्डन है। इट अपॉन द पर्सन हु पे द फर्स्ट, बता दिया, फर्स्ट इंस्टेंस, एंड इट इज एक्चुअली हु बियर्स द बर्डन। इट कैन बी शिफ्टेड, और इम्पैक्ट के बाद इंसिडेंस आता है, इंसिडेंस अब किसी और पे शिफ्ट। चलिए, मैंने सारा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा, और सारे नोट्स के लिए आप हमारे ऐप सर तरुण पानी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कर दिया है, बिग लाइक फॉर यू। मिलते हैं अगले लेसन वीडियोस में, जिसमें ढेर सारी जानकारी होगी। बाय फ्रॉम नाउ।